हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नम्रता कृपलानी। आई एम योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज के इस वीडियो में अपन को डी ब्रॉगली कंसेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर जो है वो स्टडी करना है। इसे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। इसे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है और इसका जो सेकंड नेम है वो है डी ब्रॉगली कंसेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ये कंसेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर क्यों बोला है वो आगे इस वीडियो में तुम्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं ये चीज़। ठीक है, इस वीडियो के अंदर जो अपन देखने वाले हैं वो क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं वो देख लो। देखो, पहले इंट्रोडक्शन बता दूंगी जिसमें ये बताऊंगी कि जो डी ब्रॉगली है उसका ये जो कंसेप्ट है वो हमें पढ़ना ही क्यों है, क्या ज़रूरत है इसको पढ़ने की। फिर बताऊंगी कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैटर वेव्स में क्या डिफरेंस है ये भी देखेंगे। डी ब्रॉगली का एक बहुत प्यारा सिंपल सा रिलेशन है जिसके ऊपर क्या बनते हैं अपने MCQ क्वेश्चंस बन सकते हैं, या फिर हमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है, असर्शन रीजन पूछ सकता है, या फिर जो अपने न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बन सकते हैं। तो ये करना ज़रूरी है। ठीक है, फिर अपन पार्टिकल्स और वेव के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो भी अपन जानेंगे। और जो अपन ने पढ़ा है ये सब चीज़ें जो पढ़ी है उसको क्वेश्चन में अप्लाई करना आना चाहिए। एप्लीकेशन पार्ट करने के लिए अपन को क्वेश्चन करना ज़रूरी होता है, तो वो भी करवा दूंगी इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं अपना डी ब्रॉगली कंसेप्ट का ओवरव्यू। मतलब कि ये जो हम पढ़ रहे हैं वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, क्यों आया ये कंसेप्ट। तो देखो क्या था, पिछली वीडियो के अंदर याद हो तो अपन ने बोहर मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बहुत बखूबी कंप्लीट करा था और उसके क्वेश्चंस भी करवा दिए थे। 3 पार्ट में ये तीनों चीज़ें चली थी और बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो ये जो बोहर मॉडल है उसकी क्या आई, बहुत सारी लिमिटेशंस आ गई। क्या आ गई, बहुत सारी जो लिमिटेशंस हैं वो आ गई। तो इस लिमिटेशंस को ख़त्म करने के लिए, इस लिमिटेशन को ख़त्म करने के लिए एक नया मॉडल आना ज़रूरी था। एक न्यू मॉडल का डिस्कवरी होना, एक न्यू मॉडल की डिस्कवरी होना जो था वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो वो जो न्यू मॉडल था वो बताऊँ कौन सा मॉडल था, वो था क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल। कौन सा मॉडल था, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहते हैं इसको। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है वो आना ज़रूरी था। ठीक है, अब देखो जैसे रदरफोर्ड का मॉडल जो था, जो अपन ने रदरफोर्ड स्टार्टिंग में कंप्लीट किया था, तो उसकी लिमिटेशंस आई थी, तो उसकी लिमिटेशंस को ख़त्म करने के लिए हमारा बोहर मॉडल आया। तो बोहर के मॉडल में भी कुछ लिमिटेशंस आ गई, तो उस लिमिटेशन को ख़त्म करने के लिए एक नया मॉडल आया जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, अब बात यह है कि ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है ना वो 2 कंसेप्ट पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, 2 कंसेप्ट पे। पहला कंसेप्ट क्या है, डी ब्रॉगली का कंसेप्ट है। ठीक है, पहला कंसेप्ट क्या है, डी ब्रॉगली का कंसेप्ट है। और जो दूसरा कंसेप्ट है वो हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। ठीक है, तो अब होगा क्या, देखो जब तक ये दोनों कंसेप्ट अपन को समझ में नहीं आएंगे ना तब तक अपन को क्वांटम मैकेनिक्स समझ में नहीं आने वाली। और मार्क माय वर्ड्स, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है कि नीट के अंदर किसी और इस चैप्टर में से किसी और टॉपिक पे क्वेश्चन आए ना आए, इस पे तो आना तय है। और 2 से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। अपने मेन एग्जाम्स में भी पूछेंगे, 11th के अंदर भी अपन को पूछा जाता है, लेकिन नीट में भी इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत है। तो ये जो टॉपिक है ना क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ये अपन को बहुत अच्छे से समझना है। तो इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए इसके ऊपर जो 2 कंसेप्ट है, मतलब जिसके ऊपर ये बेस्ड है 2 कंसेप्ट के ऊपर, वो भी हमें अच्छे से समझना ही पड़ेगा। तो इसलिए अपन सबसे पहला जो अपना कंसेप्ट उठा के चल रहे हैं आज वो है डी ब्रॉगली का कंसेप्ट। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो समझ लेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना डी ब्रॉगली का कंसेप्ट। डी ब्रॉगली का कंसेप्ट जो है सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट देखते हैं, वो बोलना क्या चाहता है, फिर अपन उसको डिटेल में भी देखेंगे। देखो क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली ऑल द मटेरियल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द यूनिवर्स मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक possesses dual nature, that is particle nature first as well as wave nature second। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो ये समझ में आ रहा है, अगर अपन ऊपरी तरफ से देखें, सुपरफिशियली देखें तो ये समझ में आ रहा है कि ये बोल रहा है कि कोई भी जो मटेरियल पार्टिकल होता है, भले वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, मतलब कि मैक्रोस्कोपिक हो चाहे माइक्रोस्कोपिक हो, उन सभी के पास क्या होता है, ड्यूअल नेचर होता है। मतलब उनके पास पार्टिकल नेचर भी होगा उस पार्टिकल के पास और वेव नेचर भी होगा, ये बोलना चाहता है। और इसने बोला कि और ये जो पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड रहेगी ना, उसने उसको नाम भी दे दिया मैटर वेव। ये इसने अपने स्टेटमेंट के अंदर बात बोली थी। ठीक है, तो देखो आगे इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूं उससे पहले तुम ये जान लो कि जो पार्टिकल होता है और जो वेव होता है वो क्या होता है, उसके बीच में अपन को डिफरेंस जानना है, उसको समझना पड़ेगा, तब जाके अपन को डी ब्रॉगली का जो कंसेप्ट है वो समझ में आएगा। तो चलो सबसे पहले अपन पार्टिकल और जो वेव है वो समझते हैं। देखो जब मैं पार्टिकल की बात करती हूँ ना, ठीक है, जब मैं पार्टिकल की बात करती हूँ ना तो उसका मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो क्या है, लोकलाइज्ड है। पहली टर्म में क्या बोलना चाहती हूँ, लोकलाइज्ड है, उसकी शार्प बाउंड्रीज हैं।
क्या है, उसकी शार्प बाउंड्रीज़ हैं, उसकी शार्प बाउंड्रीज़ है। अब इन दोनों चीज़ों को मैं समझाती हूँ। पार्टिकल नेचर लोकलाइज होता है और शार्प बाउंड्रीज होती है। जैसे सपोज करो कि ये जो मैंने बॉक्स बनाया है ना, ये जो मैंने बॉक्स बनाया है ना, इसको तुम अपना क्या मान लो, यूनिवर्स मान लो, पूरा यूनिवर्स मान लो, ठीक है, पूरा ब्रह्मांड मान लो, है ना। और इसके अंदर मैंने एक छोटा सा बॉक्स रख दिया है, छोटा सा ज्योमेट्री बॉक्स रख दिया है। तुम्हारा जो बॉक्स है ना, ज्योमेट्री बॉक्स जो है वो रख दिया है मैंने, सही है, रख दिया। अब मैं कह रही हूँ कि इस ज्योमेट्री बॉक्स की जगह, इस ज्योमेट्री बॉक्स की जगह क्या मैं कोई दूसरी चीज़ लाकर रख सकती हूँ क्या, इसी की जगह पर, इसी की जगह पर। मतलब जितना उसने एरिया लिया है ना, जितना भी 3D में पूरा देख लो इसको, जितना भी उसने जगह ली है, जहाँ पे भी ये पड़ा है, उसकी जगह पे कोई और पार्टिकल आ सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या? पहले अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना। दूसरा क्वेश्चन ये पूछना, ऐसा होगा क्या कि इसको मैंने यहाँ रखा तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये यहाँ चला जाए, या कहीं इधर चला जाए, कहीं इधर चला जाए, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। ये इसका भी आंसर अपन को पता पड़ा। तीसरा क्वेश्चन ये पूछना कि अगर तुम्हें कोई बोलता है कि इसका कोई शेप बना के बता दो, तो तुम बना पाओगे क्या? तो तुम ये भी अपने आप से क्वेश्चन पूछ के देखना। तो तीनों क्वेश्चन का आंसर तुम्हें बहुत ही पॉजिटिवली दिखेगा कि भाई ये एक जगह पड़ा है तो एक जगह पे ही पड़ा रहना है। इसकी जो बाउंड्री होने वाली है वो बहुत ज़्यादा शार्प होने वाली है, ठीक है। मतलब मैं इसका शेप बना सकती हूँ। ऑब्वियसली अगर मैं बॉक्स रखती हूँ, इसके आसपास अगर मैं पेंसिल भी ड्रॉ कर दूँ ना, तो मुझे इसका शेप पता पड़ जाएगा बिल्कुल लाइट तरीके से। इसकी शार्प बाउंड्री है, ये एक जगह ही पड़ा रहता है, और इसकी जगह पर मैं कोई दूसरा पार्टिकल जो है वो नहीं रख सकती। इसका मतलब ये कि अगर मुझे दूसरा बॉक्स भी रखना है ना, तो वो मैं क्या करूँगी, वो मैं इसके ऊपर रख सकती हूँ। क्या कर सकती हूँ? मैं इसके ऊपर रख सकती हूँ, इसके साइड में रख सकती हूँ, लेकिन इसकी जगह पे नहीं रख सकती हूँ। तो पार्टिकल की एक खास बात होती है कि वो बहुत ही लोकलाइज रहता है, उसकी शार्प बाउंड्री होती है, और उसकी जगह पे कोई दूसरा पार्टिकल जो है वो नहीं आ सकता, ठीक है। और एक बात समझना, जो हमारा पार्टिकल होता है, ये जो हमारा पार्टिकल होता है, वेट अ मिनट, हाँ, ये जो पार्टिकल होता है वो क्या होता है कि उसका, जैसे सपोज करो कि मैंने यहाँ पर एक जगह है, यहाँ पे मैंने 4 पार्टिकल्स रख दी हैं। अब मैं तुम्हें पूछती हूँ कि टोटल पार्टिकल्स निकाल के बताओ। तो टोटल पार्टिकल्स कैसे निकालोगे? टोटल पार्टिकल्स इनको तुम ऐड कर दोगे, इनको तुम ऐड कर दोगे। और मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 पार्टिकल्स रखे हैं, तो एडिशन भी इनका 5 ही आएगा। 4.9 भी नहीं होगा, 5.1 भी नहीं होगा, मतलब ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू आने वाली है पार्टिकल्स की। ऐसा तो नहीं है कि एडिशन कर लूँगी, सभी एक ही जैसा पार्टिकल है। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ रबर रखा है, और तुम्हारे यहाँ पे तो टोटल कितने रबर्स हो गए? 5 रबर्स हो गए, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि साथ में रखूँगी तो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएंगे, तो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसका एडिशन कितना आता है? एक एग्जैक्ट नंबर आता है, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? टोटल वैल्यू इज इक्वल टू देयर सम। इनकी टोटल वैल्यू जो आती है उनके सम के बराबर आती है, ना कम आती है ना ज़्यादा आती है। तो यहाँ पे लिख देना, टोटल वैल्यू इज इक्वल टू देयर सम, देयर सम, ठीक है। लोकलाइज्ड है, शार्प बाउंड्रीज है, और टोटल वैल्यू जो है वो उनके एडिशन के बराबर, उनके सम के बराबर आती है, ना कम होती है ना ज़्यादा होती है। लास्ट पॉइंट ये समझो पार्टिकल के अंदर कि भाई मैंने तुम्हें पहले बता भी दिया है कि इंटरमिक्स नहीं होते, ये इंटरमिक्स नहीं होते, एक दूसरे के अंदर मिक्स जो है ये नहीं होते। जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया कि अगर मैं 4 रबर्स रख देती हूँ, तो मैं तुम्हें बोलती हूँ तुम इनको ऐड करो, एक ही जगह पे रखे हुए हैं ना, एक ही जगह पे इतनी सी स्पेस में रखे हुए। तो ऐसा तो नहीं है कि 4 रबर साथ में रखे तो 1-2 रबर जो है वो एक अंदर मिक्स हो जाएंगे, 4 से वो 3 हो जाएं या 2 हो जाए, ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो ये कभी भी इंटरमिक्स जो है वो नहीं होते। तो ये थी हमारे पार्टिकल की खास बातें, लोकलाइज, शार्प बाउंड्री, इंटरमिक्स नहीं होना, टोटल वॉल्यू उनके सम के बराबर होना, ठीक है, ये चीज़ें थी। अब अपन बात करते हैं कि वेव नेचर का मतलब क्या होता है। वेव जो है ना वो पार्टिकल से बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट चलती है। पहला जो वेव का नेचर होता है कि ये डीलोकलाइज रहती है, एक जगह रहती ही नहीं है, ठीक है, एक जगह रहती ही नहीं है, डीलोकलाइज्ड होती हैं, डीलोकलाइज्ड होती हैं। सेकंड ये होती है कि इंटरफेयर करती हैं, इनके अंदर एक प्रोसेस चलता है इंटरफेरेंस का। वैसे ये जो इंटरफेरेंस है ना, एक प्रोसेस, एक फिनोमिना है जो कि फिजिक्स के अंदर 12th क्लास के अंदर बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं अपन इसको, ठीक है। लेकिन अपन यहाँ पे भी इसको अपने इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए समझेंगे, बहुत ही माइनर लेवल पे समझेंगे, डीप नहीं जाएंगे, ठीक है। तो डीलोकलाइज्ड होती हैं वेव्स और इंटरफेयर करती हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसको समझने के लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बना दिया अपना पॉन्ड। ये क्या है? मेरा पॉन्ड है, ठीक है। यहाँ कोई भी ऐसा टब ले लिया जिसके अंदर पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, ये पानी पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, एक स्टोन डाल देती हूँ। क्या डाल देती हूँ? फेंकती हूँ, एक स्टोन डाल देती हूँ। तो क्या होगा, इस पॉन्ड के अंदर कुछ इस प्रकार से क्या बनेंगी, वेव्स बनेंगी, इस तरह से क्या बनेंगी, वेव्स बनती चली जाएंगी, ठीक है। तो इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, डीलोकलाइजेशन। मतलब कि ये क्या करती हैं, पूरे स्पेस में क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं, एक जगह नहीं रहती। जैसे पार्टिकल को मैंने एक जगह रखा, तो ऐसा थोड़ी है कि रबड़ क्या करेगा, कभी अपना को इधर रख देगा, कभी इधर इधर, ऐसे करके
फैलेगा थोड़ी, एक जगह पड़ा है तो पड़ा ही रहेगा, है ना। लेकिन वेव के केस में ऐसा नहीं होता है, वो डीलोकलाइज होती है, वो पूरे स्पेस के अंदर जहाँ बनती है ना, वहाँ जिस स्पेस में बनती है वहाँ पूरी तरीके से स्प्रेड हो जाती हैं, इसलिए अपन बोलते हैं कि वो डीलोकलाइज होती हैं, सही है। दूसरा अपन ने बोला कि इंटरफेयर करती हैं, इसका मतलब ये है कि जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे एक वेव बनाई और ये मैंने 2 वेव बनाई, ठीक है, मैंने स्पेस में रख दी, ठीक है। अब होगा क्या, ये इंटरफेयर कर सकती हैं, मतलब एक ही जगह पर 2 वेव्स एग्जिस्ट कर सकती हैं, जिसको मैं और अच्छे से बोलूँ तो को एग्जिस्ट कर सकती हैं साथ में। देखो इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगी, पहली वेव और ये देखो मैंने बना दी दूसरी वेव, देखो साथ में एग्जिस्ट कर गई ना। तो इसी को ही क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। जब एक या एक से ज़्यादा जो वेव्स हैं वो एग्जिस्ट करती हैं तो उसको अपन इंटरफेरेंस कहते हैं। लेकिन क्या ये चीज़ पार्टिकल में हो रही थी? बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, वहाँ तो हो ही नहीं सकता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा होता तो ये वाली चीज़ तो वैलिड ही नहीं होती, ये वाली चीज़ तो वैलिड ही नहीं होती पार्टिकल्स के लिए, सही है। तो 2 ये पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट ये होगा कि जो तुम अगर सपोज करो कि मैंने यहाँ पे 2 वेव्स लाई, ठीक है, मैंने रख दी, मैंने रखे, तुम्हें नहीं पता, तो मैंने बोला कि बताओ यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, तो तुम क्या करोगे, कुछ समय के बाद यहाँ पे काउंट करने की कोशिश करोगे। तो क्या हो सकता है, 2 प्रोबेबिलिटी बन सकती है, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं, देखो अगर ये पहली वेव और ये जो दूसरी वेव है, 1 मिनट, ये दूसरी वेव्स है कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है, मतलब कि इस तरीके से कि पहली वाली का जो क्रेस्ट है और जो दूसरी वाली का क्रेस्ट है वो मिल रहा है, पहली वाली का जो ट्रफ है और दूसरी वाली का जो ट्रफ है वो मिल रहा है। अभी क्रेस्ट और ट्रफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़े थे अपन ने, तो अपन को पता है, ठीक है। तो क्या हो जाएंगी, रिजल्टेंट वेव जब तुम टोटल वेव निकालोगे तो कितना आएगी, 2 आएगी, सही है। अब ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, देखो ये पहली वेव है और जो दूसरी वेव है ना वो कुछ ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, मतलब पहली वाली का जो क्रेस्ट है और दूसरी वाली का जो ट्रफ है वो मिल रहा है। और हमें पता है कि क्रेस्ट को अपन पॉजिटिव मानते हैं और ट्रफ को नेगेटिव मानते हैं, तो ओवरऑल जो वेव होगी वो क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट वेव क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। रिजल्टेंट वेव क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यही मेजर डिफरेंस होता है पार्टिकल और वेव के अंदर, कि भाई वो लोकलाइज्ड होती हैं पार्टिकल्स, वहाँ वेव डीलोकलाइज्ड होती हैं। इनकी शार्प बाउंड्रीज होती हैं, इनकी कोई शार्प बाउंड्रीज नहीं होती, क्योंकि फैलती चली जाती हैं, पूरी जगह स्प्रेड कर देती है, पता ही नहीं पड़ता है कि कहाँ से शुरू हुई कहाँ पे खत्म हो रही है ना। और इनका टोटल वैल्यू जो होता है वो हमेशा उनके सम के बराबर होगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। लेकिन वेव के केसेस में तुमने देखा 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, क्यों बन रही है, क्योंकि यहाँ पे इंटरफेरेंस होता है। यहाँ पे इंटरफेरेंस को तुम सिंपल भाषा में इंटरमिक्सिंग भी बोल सकते हो, तुम इसको इंटरमिक्सिंग भी बोल सकते हो, लेकिन इसके केस में तो कोई इंटरमिक्सिंग होती ही नहीं है। तो पार्टिकल और वेव जो है वो इस तरीके से अपन समझ सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि अपन ने पार्टिकल और वेव नेचर समझ लिया है, अब अपन क्या करेंगे ना, डी ब्रॉगली का जो अपन ने स्टेटमेंट पढ़ा है ना उसको अपन और अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। चलो अब समझते हैं। देखो इसने बोला मटीरियल पार्टिकल, डी ब्रॉगली ने क्या बोला, मटीरियल पार्टिकल की बात करी, सही है, उसने मटीरियल पार्टिकल बोला, ठीक है। तो मटीरियल पार्टिकल का बोलने का उसका मतलब क्या है, वो बोलना चाह रहा है मैटर। क्या बोलना चाह रहा है, मैटर बोलना चाह रहा है। अब ये मैटर क्या होता है ये शायद अभी बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि 9th क्लास में बहुत प्यारा तरीके से फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ा था मैटर के बारे में। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, सेकंड में पढ़ा, और अपना एटम वाला चैप्टर था उसमें भी मैटर का तो जिक्र हुआ ही था। लेकिन अपन फिर से यहाँ पे बात करेंगे कि जो मैटर है वो एक ऐसा पार्टिकल, एक ऐसी चीज़ है जिसका क्या होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, जिसको अपन कहीं रखे तो वो अपनी स्पेस घेरे, है ना। उसका अपना एक वॉल्यूम होता है, उसका अपना एक मास होता है, ठीक है। यही अपन ने बात करी थी, मैटर की यही डेफिनेशन पढ़ी थी लोअर क्लासेस के अंदर अपन ने। तो सारे मटेरियल पार्टिकल जो डी ब्रॉगली बोलना चाह रहा है वो बेसिकली क्या है, वो मैटर ही है ना। तो उसने बोला कि जितने भी मैटर्स हैं, अब मैं मटेरियल पार्टिकल ना बोल के मैटर बोलती हूँ, ठीक है। तो जितने भी मैटर्स हैं, भले वो मैक्रोस्कोपिक हो, उसने बोला भले वो बड़े बड़े मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो, चाहे वो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो, ठीक है। माइक्रोस्कोप में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, प्रोटॉन आ जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा, और इसके अलावा और भी छोटे छोटे और पार्टिकल्स होते हैं, तो वो अल्फा पार्टिकल्स आ जाएंगे, बीटा पार्टिकल्स आ जाएंगे। ये सारे पार्टिकल्स जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं। और माइक्रोस्कोपिक में पार्टिकल्स में क्या आ जाएगा, जैसे हो गया हमारा चॉक, जैसे हो गया हमारा डस्टर, जैसे हो गया जैसे मैं पेन से लिख रही हूँ वो, जैसे कि हमारी नोटबुक, जैसे कि हमारी कार, जैसे हमारी बॉल, जितने भी मैटर्स हैं सब कुछ, ठीक है। भले दोनों ही तरीके के मैटर्स के अंदर क्या होगा, एक तो पार्टिकल नेचर होगा प्लस वेव नेचर होगा, दोनों का, सभी पार्टिकल्स के अंदर ये दोनों तरीके का नेचर जो है वो पाया जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा रिलेट करते हैं। देखो अपन ने लाइट का ड्यूअल नेचर पढ़ा है, लाइट का ड्यूअल नेचर पढ़ के आए हैं अपन। लाइट में क्या बोला था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने बोला था कि भाई वो तो वेव नेचर पोजेस करती है लाइट तो। लेकिन फिर प्लैंक आया तो उसने बोला कि वेव तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स हैं,
ठीक है, और हर एनर्जी पैकेट जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली रिलेट करती है। ठीक है, अगर जहाँ पे मैंने पैकेट की बात कर ली, मतलब क्या, किस तरीके की बात कर ली, कोई ऐसी चीज़ जिसका मास है, ऐसी कोई चीज़, देखो ये पैकेट बना है तो ये अपनी जगह घेर रहा है, उसका मास है, ठीक है, वो कोई वॉल्यूम है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, पार्टिकल ही हो गया ना। तो मतलब लाइट का क्या होता है, जिस तरीके से लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, उसी तरीके से जो मैटर होता है ना, जो मैटर होता है ना, जिसका स्पेस, वॉल्यूम और मास होता है, उसका भी पार्टिकल नेचर होता है, उसका भी वेव नेचर होता है। तो देखो यार, यहाँ पे हो क्या रहा है कि पार्टिकल नेचर तो मुझे समझ में आ रहा है कि भाई जो मैटर है उसकी सबसे छोटी यूनिट एटम होती है, और एटम का अपना एक मास होता है, वो जगह भी लेता है, वो स्पेस भी लेता है, वॉल्यूम भी लेता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है, प्रोटॉन का भी मास होता है, न्यूट्रॉन का भी अपना अपना मास है। तो मतलब ये इनका पार्टिकल नेचर तो समझ में आता है, क्योंकि इनके पास मास है, इनके पास जो भी चीज़ें हैं उसका मास है। मैं बॉल लेती हूँ उसका भी मास है, मैं इलेक्ट्रॉन लेती हूँ उसका भी मास है। तो पार्टिकल नेचर तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये वेव नेचर कहाँ से आ गया, वेव नेचर कैसे समझा जाए, मैटर के साथ वेव एसोसिएटेड है, मैं कैसे समझूँ। ऑब्वियसली कोई भी मेरे साथ बॉल वगैरह में, मेरे घर में इतने सारा मैटर पड़ा है, जहाँ मैं बैठी हूँ, जहाँ तुम बैठे हो, आसपास मैटर ही मैटर है, मुझे कोई वेव दिख तो रही नहीं है, ऐसे कैसे उसने बोल दिया कि उसके साथ वेव एसोसिएटेड है। तो इस चीज़ को समझाने के लिए, वेव किसी भी मैटर के साथ एसोसिएटेड रहती है, उससे जुड़ी हुई रहती है, उसको समझाने के लिए उसने एक क्या दिया था, रिलेशन दिया था हमको, एक बहुत प्यारा सा रिलेशन दिया था, जिससे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। ठीक है, तो पहले अपन रिलेशन समझते हैं, फिर अपन इसको डायग्राम से भी समझेंगे। आगे मैंने डायग्राम दिए हैं, बट पहले रिलेशन समझना ज़रूरी है। देखो, उसने ये बोला, अब समझाने के लिए, ठीक है, समझाने के लिए एक रिलेशन बनाया, और ये रिलेशन अपन को कैलकुलेशन पार्ट में भी बहुत काम आता है। ठीक है, तो उसने बोला कि चलो मैं कोई एक पार्टिकल ले लेता हूँ, एक सब्सटेंस ले लेता हूँ x, कोई भी एक चीज़ ले लो x, ठीक है, मैं मानती हूँ, और x की जगह उसने क्या लिया था, फोटोन लिया था। उसने क्या लिया था, फोटोन, अपन x मान के चल रहे हैं, उसने फोटोन लिया था। फोटोन क्या होता है, लाइट का छोटा एनर्जी पैकेट। ठीक है, लाइट का जो पैकेट होता है, छोटा एनर्जी पैकेट, उसको ही तो फोटोन कहते हैं। ठीक है, अपन पढ़ के आए हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अंदर। तो फोटोन को अगर मैं ये मानूँ कि उसका वेव नेचर है, अगर तुम ये मानते हो कि जो फोटोन है उसका वेव नेचर है, तो उसकी एनर्जी को कैसे डिस्क्राइब करोगे। उसकी एनर्जी जो होगी वो h के बराबर होगी। कैसे बोल दिया, हम प्लैंक में पढ़ के आए हैं, प्लैंक थ्योरी ने हमको ये चीज़ बताई है कि अगर कोई चीज़ वेव की तरह ट्रैवल करती है, ठीक है, अगर कोई चीज़ जो है वो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है, तो E बराबर क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, कि उस पैकेट ऑफ एनर्जी है, वेव है, तो किससे बनी हुई है, छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स की बनी हुई है, और वो जो एनर्जी पैकेट्स हैं उनका एनर्जी जो है वो h के बराबर होता है। ठीक है, प्लैंक थ्योरी के अनुसार यही हो गया। लेकिन अब तुम क्या करो, उसी फोटोन को, उसी x पार्टिकल को, ये जो x पार्टिकल है उसको तुम एक बार मान के चलो कि उसका पार्टिकल नेचर है। क्या मान के चलो कि पार्टिकल नेचर है। तो अगर पार्टिकल नेचर है तो उसके पास मास होगा, ठीक है, उसके पास अपनी कोई वेलोसिटी होगी, ठीक है, वेलोसिटी होगी, मास होगा। चलो ठीक है, वेलोसिटी नहीं भी मानो, वो बैठा हुआ है तो भी उसके पास मास होगा, सही है। तो एनर्जी, उसकी एनर्जी को तुम कैसे दोगे, तो उसकी एनर्जी को हम देंगे आइंस्टाइन की इक्वेशन से। कैसे देंगे, आइंस्टाइन की इक्वेशन से, क्योंकि आइंस्टाइन जो था ना, उसने एनर्जी और मास के बीच में एक बहुत प्यारा रिलेशन बताया था, जो होता है E=mc²। ठीक है, E=mc²। तो इस तरीके से उसने दो इक्वेशंस बना दी, एनर्जी h अकॉर्डिंग टू द वेव नेचर। अगर मैं एनर्जी को मतलब पार्टिकल नेचर मानती हूँ किसी भी सब्सटेंस का, तो उसकी एनर्जी अगर निकालनी है तो मुझे आइंस्टाइन इक्वेशन के हिसाब से उसको रिलेट करना पड़ेगा। अब मैं इक्वेशन और 1 और 2 दोनों को क्या करती हूँ, रिलेट करती हूँ, क्योंकि दोनों ही एनर्जी के बेसिस पे ही डिफाइन की गई हैं। तो मैं ऐसे कर सकती हूँ कि 1 और 2 को इक्वेट करूँगी तो दोनों की एनर्जीज इक्वेट हो जाएंगी, तो h=mc² हो जाएगा। ठीक है, h=mc² हो जाएगा। हम जानते हैं कि c=υ होता है, पढ़ के आए हैं। तो c क्या होता है, υ होता है। तो उसी तरीके से अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अपन न्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, c/λ लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, उसकी जगह मैं क्या लिख देती हूँ, c/λ लिख लेती हूँ। तो न्यू की जगह c/λ आ जाएगा, mc²। तो c से c कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अभी भी यहाँ पर एक c बाकी है, तो h/λ=mc। ये इक्वेशन बनकर आ गई। ठीक है, तो उसी तरीके से अब मैं इसको और फर्दर सॉल्व करूँ तो λ को उधर ले जाऊँगी, mc नीचे आ जाएगा, तो h/mc हो गया। ये इक्वेशन उसने हमें बनाकर दे दी, ये इक्वेशन उसने हमें बनाकर जो है वो दे दी, λ=h/mc। अब मैं यहाँ से कुछ रफ कर रही हूँ, समझाना है इसलिए। ये अपन ने इक्वेशन बना ली है,
मतलब अपन ने नहीं, डी ब्रॉगली ने बना ली है। तो उसकी इक्वेशन क्या बोल रही है, सॉरी, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम सी। यहाँ पे लैम्डा जो है वो क्या है, वेवलेंथ है, ठीक है। एच जो है वो प्लैंक का कांस्टेंट है, यहाँ पे एम इज़ द मास एंड सी इज़ द वेलोसिटी, सी इज़ द वेलोसिटी, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन से तो ये चीज़ समझ में आ रही है कि एच तो भैया कांस्टेंट है, कुछ भी कर लो, कुछ भी ले लो, एच तो कांस्टेंट ही रहने वाला है। बदल क्या रहा है, मास और वेलोसिटी बदल रही है। तो जिस भी सब्सटेंस के पास मास है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके पास अपना मास है, मतलब उससे जुड़ी हुई कोई ना कोई वेवलेंथ तो होगी ही होगी, ठीक है। एडिशनल बात समझो, एक और बात जो ध्यान रखने की है, एक ऐसी बॉडी जिसके पास मास है प्लस उसके पास वेलोसिटी भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी भी होनी चाहिए, तब जाके उसके पास क्या होगी, एक वेवलेंथ होगी। और जो वेवलेंथ होगी, हमें पता है कि वेवलेंथ तो वेव्स की ही होती है। हमने वेव का कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ा था अंडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो हमने वेव के कैरेक्टरिस्टिक फीचर के अंदर ही वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड पढ़ा था, ठीक है। तो मतलब जहाँ वेव है वहाँ वेवलेंथ होगी। तो इससे यही समझ में आ रहा है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका अपना एक मास है और अपनी एक वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है, तब जाके उसके पास वेवलेंथ आएगी। जैसे कि अगर मैं वेलोसिटी को 0 मान लूँ, तुम बोलो कि मैम वेलोसिटी को क्यों कंसिडर कर रहे हो, तो यहाँ पे देख लो, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी करते हैं, वेलोसिटी को 0 करती हूँ, अगर 0 करूँगी तो ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, वेवलेंथ तो होगी ही नहीं। तो यहाँ पे कंडीशन है डी ब्रॉगली इक्वेशन के अंदर कि भाई मास तो होना ज़रूरी ही है, साथ ही साथ वेलोसिटी होना भी ज़रूरी है। अगर वेलोसिटी 0 कर दी तो वेव भी नहीं होगी। तो इससे मेरे को एक नोटेड पॉइंट मिला कि जो बॉडी या मैटर या सब्सटेंस रेस्ट पे है, उसके साथ कोई भी वेवलेंथ नहीं होगी, मतलब कोई भी वेव जनरेट नहीं होगी। यही समझ में आ रहा है, यही समझ में आ रहा है डी ब्रॉगली के अनुसार, सही है। तो इस तरीके से उसने एक बहुत प्यारा रिलेशन दिया था। यहाँ पर एक और देखो चीज़, अपन जानते हैं कि जो मास इनटू वेलोसिटी होती है वो मोमेंटम के बराबर होता है, दैट इज़ पी, ठीक है। तो मैं लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी कर सकती हूँ, ये भी एक अपना फॉर्मूला बन सकता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, ठीक है। अब देखो, ये चीज़ समझ में आ गई कि जिस भी बॉडी के पास मास है और वो किसी वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, उसके साथ वेव एसोसिएटेड रहेगी, जिसको डी ब्रॉगली ने मैटर वेव बोला था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो मैटर वेव है, क्योंकि इसके पास भी ऐसे वेवलेंथ वगैरह आ रही हैं, वेव्स जो है वेवलेंथ है, एम्पलीट्यूड है, तो क्या ये वही वेव है, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वाली ही वेव्स है क्या, जो अपन ने EM वेव्स पढ़ी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैटर वेव्स में क्या बिल्कुल सिमिलैरिटी है, बिल्कुल सेम होते हैं क्या? तो देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैटर वेव्स जो हैं वो अपने आप में बहुत डिफरेंस रखती हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस रखती हैं। वो क्या रखती हैं वो अब देखो तुम। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, जहाँ पे अपन बोलते थे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। अपन ऐसा ही साइन बनाते हैं परपेंडिकुलर का, और जिस डायरेक्शन में लाइट जाती है उसकी भी परपेंडिकुलर होती है। तो हमने ऐसा बताया था कि ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड है। मतलब यहाँ पे अगर एक्स डायरेक्शन के अंदर लाइट चल रही है, जिस डायरेक्शन में लाइट चल रही है वो एक्स है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में होगी और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जेड डायरेक्शन में होगी, ऐसा हमने बोला था। लेकिन मैटर वेव्स में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ना मैग्नेटिक फील्ड होती है, ना डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अगर है ही नहीं तो परपेंडिकुलर तो दूर की बात है, ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, तो पहला इनके बीच का ये डिफरेंस है। सेकेंड डिफरेंस हमने ये देखा था, सेकेंड डिफरेंस जो था वो हमने ये देखा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनको मीडियम नहीं चाहिए, उनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं, वो स्पेस में भी ट्रैवल कर सकती हैं, लेकिन मैटर वेव के साथ ऐसा कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। उनको मीडियम चाहिए, वो स्पेस में ट्रैवल नहीं कर सकती, वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करेंगी। ये सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरा डिफरेंस जो है वो ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल करती थी। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट अभी तक तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में यूज़ कर लिया है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, लेकिन मैटर वेव्स जो है उनकी कोई फिक्स नहीं है, उनकी वेलोसिटी जो है फिक्स नहीं होती है। वो डिपेंड किस पे करती है कि तुमने कितना मास का ऑब्जेक्ट लिया है, मास पे डिपेंड करती है।
उनकी वेलोसिटी जो है वो कौन से मास का तुमने ऑब्जेक्ट लिया, ज़्यादा लिया है कम लिया है, उस हिसाब से जो मैटर वेव्स जो है वो उनकी स्पीड होगी, कोई फिक्स नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तो फिक्स थी, स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से चलती हैं, उसी स्पीड से चलती हैं, ठीक है। अब ये जो मैं 4th पॉइंट लिखवा रही हूँ ना और जो समझाऊंगी ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से एमिट होती हैं। एमिट मतलब कि बाहर निकलती हैं, ठीक है। किसी भी सोर्स से बाहर निकलती हैं, एमिट होती हैं, मतलब सोर्स को छोड़ देती हैं। वो क्या करती हैं, सोर्स को छोड़कर बाहर निकल जाती हैं। लेकिन जब मैं मैटर वेव्स की बात करती हूँ ना, तो उसमें ये चीज़ नहीं होती है। ये किसी भी पार्टिकल को लीव नहीं करती। लीव मतलब कि छोड़ती नहीं है, वो उसी के साथ रहती हैं। इसका मतलब समझना, मैंने अभी तुम्हें ये बताया कि लैम्डा इज इक्वल टू h/mv होता है। मतलब कि डी ब्रॉगली के अनुसार जिस बॉडी के पास मास है और वो किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसके पास वेवलेंथ होगी, मतलब उसके पास वेव होगी, मैटर वेव होगी, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब तक कोई बॉडी, ठीक है, हर बॉडी है तो मास तो होना ही है ना। अगर वो जब तक नहीं चल रही है ना, वो चल नहीं रही ना, उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है ना, तो उस समय उसके पास कोई भी वेव नहीं होगी। उसके पास वो मैटर तो है लेकिन उस समय उसके पास कोई वेव नहीं है। लेकिन जैसे ये बॉडी v वेलोसिटी के साथ मूव करने लग जाए तो उसके साथ जो है वेव भी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। और जैसे ये स्टॉप होगा वेव जो है वो खत्म हो जाएगी। इस तरीके से मैटर वेव्स होती है। समझ आई ये बात। मैटर वेव कोई पार्टिकल अपने अंदर से निकाल कर बाहर फेंकता नहीं है, वो उसके साथ जुड़ी हुई रहती है। तभी वर्ड अपन ने यहाँ पे क्या यूज़ किया था, एसोसिएटेड। क्या वर्ड यूज़ किया, एसोसिएटेड, उसके साथ जुड़ी हुई रहती है। यहाँ पे अपन एमिशन में अपन ने एमिट वर्ड तो कहीं यूज़ ही नहीं करा है, अपन ने एसोसिएटेड रखा है ना। तो लैम्डा बराबर h/mv से अपन ये पता लगा सकते हैं कि मैटर वेव्स जो होती हैं वो बॉडी के साथ, मैटर्स के साथ एसोसिएटेड रहती हैं, उनके साथ बाहर नहीं निकलती। ये मेजर डिफरेंस है इनके बीच का, बहुत बड़ा डिफरेंस है। नहीं पता होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, मैं बता रही हूँ, तुम भले किसी से पूछ लेना, ठीक है। तो मैटर वेव्स पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड रहती हैं, जुड़ी हुई रहती हैं, वो उनसे बाहर नहीं निकलती हैं। जब तक बॉडी मूव करेगी तो मैटर वेव्स होंगी, बॉडी स्टॉप हो जाएगी, वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो वेव खत्म हो जाएगी। वेवलेंथ वाला कंसेप्ट ही नहीं आएगा, अपन ने वो फॉर्मूला से देखा भी था अपर वाली साइड में, ठीक है। जब अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेवलेंथ निकालने की कोशिश करते हैं तो अपन कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, C/ν, क्योंकि ν इज इक्वल्स टू क्या होता है, C इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा होता है। तो उसे अपन वेवलेंथ निकाल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के केस में। मैटर वेव्स के लिए अगर मुझे वेवलेंथ निकालनी है तो मैं तो ये वाला डी ब्रॉगली का जो है वो यूज़ करूँगी, वही मैं यूज़ करूँगी, सही है। तो ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो गया कि भाई सबसे पहले तो डी ब्रॉगली ने ये बताया कि सबके साथ वेव जुड़ी हुई रहती है। फिर उसने ये बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और जो मैटर वेव जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मतलब जो डी ब्रॉगली जिसकी बात कर रहा है, वो तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बहुत ज़्यादा अलग है, उसने ये भी बता दिया। फिर साइंटिस्ट के दिमाग में एक ये क्वेश्चन आया कि भाई अगर मैं तुम्हारी, चलो अभी तक मुझे तुम्हारी सारी बातें समझ में आ रही है। साइंटिस्ट ने उसको ये बोला कि देखो इतना सारा मैटर हमारे आसपास प्रेजेंट है, हमें तो कोई वेव दिखती ही नहीं है। तुमने ऐसा क्या देख लिया, तुमने ऐसी क्या ऑब्जर्वेशन कर ली जिससे तुम्हें समझ में आने लग गया कि जो मैटर है हर मैटर के साथ एक वेव जुड़ी हुई है। अगर है तो वो हमें क्यों नहीं दिख रही, हमारे आसपास तो इतने सारे मैटर्स पड़े हुए हैं, तो हमें तो कोई जो है वो नहीं दिख रही, हमें तो कोई मैटर वेव दिख नहीं रही, हमें कोई वेव नहीं दिख रही जिसकी कोई वेवलेंथ हो, एम्पलीट्यूड हो, फ्रीक्वेंसी हो, हमें तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। तो उसने बोला कि सुनो, उसने समझाया, उसने बोला कि मैंने अपने स्टेटमेंट में मैक्रोस्कोपिक बॉडी की भी बात करी थी और मैंने अपने स्टेटमेंट में माइक्रोस्कोपिक बॉडी की भी बात करी थी कि नहीं करी थी? डेफिनेटली करी थी सर, डेफिनेटली करी थी। मैक्रोस्कोपिक बॉडी और माइक्रोस्कोपिक। अब मैं क्या करता हूँ, उसने बोला कि तुम है ना इन दोनों केस में वेवलेंथ को निकालो एक बार। जो मेरा फॉर्मूला है ना, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, मतलब डी ब्रॉगली का इक्वेशन, उससे तुम दोनों की वेवलेंथ निकालो। तो बोलते हैं ठीक है सर, निकालते हैं। तो देखो, उसने मैक्रोस्कोपिक बॉडी में अपने एनसीईआरटी में बॉल का एग्जाम्पल लिया हुआ है जिसका मास है 0.1 kg। सबसे कम मास लेने की कोशिश करी है, ठीक है। तो उसने मैक्रोस्कोपिक बॉडी में बॉल ली, ठीक है, और बोला कि 0.1 kg मास की क्या ले ली है, हमने बॉल ले ली है, सही है। और माइक्रोस्कोपिक बॉडी में उन्होंने इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्योंकि अपन यही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इलेक्ट्रॉन का मास हम जानते हैं कि 9.11 × 10⁻³ होता है।
ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास हमें 9.11 इंटू 10⁻³ पता है, ठीक है, तो वो ले लिया। अब नेक्स्ट केस में उन्होंने क्या करा, अब वेलोसिटी दोनों की सेम ली, क्योंकि हमें कंपैरेटिव स्टडी करनी है तो चीज़ें सेम लेनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी यहाँ पर भी 60 ली और यहाँ पर भी क्या ली, 60 ही ली, ठीक है। और h तो दोनों की जगह सेम ही है, क्योंकि h इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। मास और वेलोसिटी बदलती हैं, तो वो हमने मास तो जो बॉडी का है वो तो फिक्स ही है, ठीक है, वो तो चेंज कर नहीं सकते। वेलोसिटी को हमने दोनों की क्या कर दिया, सेम कर दिया। अब लैम्डा इज इक्वल टू h/mv इधर भी रखा, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv जो है वो इधर रखा, क्योंकि डी ब्रॉगली मैक्रो और माइक्रो दोनों के लिए एप्लीकेबल, बॉडीज़ के लिए एप्लीकेबल होता है। तो अब HMV दोनों की सबकी वैल्यू वहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी, ठीक है। तो मैक्रोस्कोपिक बॉडी के केस में जो वेवलेंथ निकल कर आई ना, वो कितनी आ रही थी, 10⁻⁻34 मीटर्स के अप्रॉक्स आ रही थी। और माइक्रोस्कोपिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स के केस में जो वेवलेंथ निकल के आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 10⁻⁻5 मीटर्स के अप्रॉक्स आ रही थी, ठीक है। अब तुम यहाँ पर देखो कि ये वाली जो वेवलेंथ है, दोनों वेवलेंथ के बीच में अगर अपन कंपैरिजन करते हैं तो ये साफ साफ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मैक्रोस्कोपिक के केस में वेवलेंथ का वैल्यू इज़ वेरी 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 स्मॉल, बहुत छोटा है। 4 टाइम्स कर दो पावर, बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत छोटा, बहुत छोटा। हम इसको नहीं देख सकते, इतनी छोटी वेवलेंथ को हम नहीं देख सकते, ठीक है। यहाँ पे 10⁻⁻5 मीटर है, जो कि इसके कंपैरेटिवली तो काफ़ी बड़ा हो गया, 6 टाइम्स बड़ा हो गया। इंटू 6 करना पड़ेगा इधर आने के लिए, है ना। तो 6 टाइम्स क्या हो गया, ये बड़ा हो गया कंपैरेटिवली। तो माइक्रोस्कोपिक बॉडी के केस में जो वो दूसरे साइंटिस्ट इससे क्वेश्चन कर रहे थे ना कि तू जो हमें बोल रहे हो, तुम मुझे बोल रहे हो कि यार कैसे दिख रही है तुझे, तो वो बोल रहा है देखो मैंने बोला कि वेव एसोसिएटेड रहती हैं, देखना ना देखना उसकी बात तो मैंने करी ही नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी वो कह रहे थे, तो उसने उसको समझाया कि माइक्रोस्कोपिक बॉडी के केस में वेवलेंथ जो है वो उसकी वैल्यू थोड़ी बड़ी होती है, हम देख सकते हैं उसको। लेकिन मैक्रोस्कोपिक बॉडी का मैंने तो सबसे कम मास लिया है बॉल का, इससे बड़े बड़े मास वाली चीज़ें हमारे आसपास प्रेजेंट है। पेन का मास भी इससे ज़्यादा होता है। अपन कार्स देखते हैं, मूविंग कार्स देखते हैं, मूविंग मतलब जो भी चीज़ें मूविंग मैटर में जो भी मैटर्स हम मूविंग नेचर में देखते हैं, उनका मास इससे कहीं गुना ज़्यादा बड़ा होता है। सोचो फिर तो वेवलेंथ कितनी बड़ी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, कितनी छोटी हो जाएगी। मैंने इतना कम मास लिया तब जाके इतनी छोटी वेवलेंथ आ रही है। मैं इससे ज़्यादा मास ले लूँगी तो वेवलेंथ तो और क्या हो जाएगी, और ज़्यादा छोटी हो जाएगी, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू h/mv है। अगर मैं h और v को कांस्टेंट भी रख देती हूँ दोनों ही केस में, तो मास और वेवलेंथ एक दूसरे से इन्वर्स रिलेशन है, मतलब मास जितना छोटा वेवलेंथ उतना बड़ा, है ना। मास जितना छोटा वेवलेंथ उतना बड़ा। अब यहाँ पे मास इलेक्ट्रॉन और बॉल के मास में देखो तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज़्यादा क्या है, छोटा है, तभी उसकी वेवलेंथ थोड़ी बड़ी आ रही है और हम उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। लेकिन माइक्रोस्कोपिक बॉडी के केस में बॉल, चॉक जो भी है जो तुम ले रहे हो, उसके केस में मास जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जिस वजह से वेवलेंथ बहुत छोटी आती है, इतनी छोटी आती है कि हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, कोई इंस्ट्रूमेंट उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकता है। तो यही इसका डी ब्रॉगली का सिग्निफिकेंस भी हो गया। एक तो उसने सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो क्या बताई, पहले उसने क्या बताया, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, पार्टिकल नेचर प्लस वेव नेचर में रिलेशन बताया। पार्टिकल और वेव नेचर में क्या करा, रिलेशन बताया बाय लैम्डा इज इक्वल टू h/mv को यूज़ कर या लैम्डा इज इक्वल टू h/p को यूज़ कर उसने ये रिलेशन बताया, ठीक है। सेकेंडली उसने ये भी बताया कि मैक्रोस्कोपिक बॉडी के केस में जो बड़ी बॉडीज़ होती है उनके साथ वेव एसोसिएटेड तो रहती है बट कांट बी सीन इसको अच्छे से लिखते हैं, can't be seen as it is very small, बहुत छोटी होती है। ये उसने अपने कंसेप्ट में, मॉडल में ये चीज़ हमें बताई थी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मैंने ये चीज़ इसलिए लिखी है, थोड़ा दिमाग लगाओ के केस में, कि देखो जो बच्चा बोहर मॉडल अच्छे से पढ़ के आया है ना, और जो भी डी ब्रॉगली अभी पढ़ रहा है, ठीक है, ये पढ़ के आया है और ये अभी पढ़ रहा है, उसके दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। देखो बोहर ने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, कांस्टेंट एनर्जी है, ना एमिट कर रहा है ना रिलीज़ कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, और ऑर्बिट
उसने बोला था ऑर्बिट में मूव कर रहा है। ऑर्बिट को उसने बोला था एक ऐसी जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, उसने ये बोला था ऑर्बिट इज़ वो वाली जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव कर रहे हैं। ठीक है, उसने यही बात बोली थी और इसी वजह से उसने इलेक्ट्रॉन का रेडियस भी निकाला, कौन से शेल में प्रेजेंट है उसका रेडियस निकाला, वेलोसिटी निकाली, उसकी एनर्जी निकाली, सब निकाली थी। हम उसके ऊपर क्वेश्चन भी करके आए हैं। अब देखो, अगर इस चीज़ को मैं यहाँ पर ले जाऊँ जो मैंने अभी समझा सीखा है ना, तो उसने बोला, मतलब अभी अपन ये समझ सकते हैं कि जो देखो इलेक्ट्रॉन है वो तो माइक्रोस्कोपिक बॉडी है, वो तो माइक्रोस्कोपिक बॉडी है। मैं उसको मैटर भी बोल सकती हूँ क्योंकि इसके पास मास है और वेलोसिटी के साथ मूव भी कर रहा है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास मास है और वो वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो डी ब्रॉगली इक्वेशन के हिसाब से उसके पास मास वेलोसिटी है तो वेवलेंथ भी होगी, मतलब कि वेव होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो वो क्या ऐसे इस तरीके से मूव करेगा क्या, जैसे सर्कल पाथ में कोई भी मूव करता है, सर्कुलर पाथ में कोई ऐसे मूव करता है तो उस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव करता जाएगा क्या, इस तरीके से यहाँ ऐसे ऐसे मूव करेगा क्या? बिल्कुल नहीं। अभी तो उसके पास वेव नेचर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास तो वेव नेचर भी है, उसके पास सिर्फ पार्टिकल नेचर थोड़ी है अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, और ये बिल्कुल प्रूव भी हो चुका है तो हम इसको गलत बोल भी नहीं सकते। तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर देखो इस डायग्राम के अंदर वो कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे तुम्हें कहीं भी कोई डिफाइंड पाथ दिख रहा है? देखो डायग्राम को ड्रॉ ऐसे किया गया है लेकिन तुम देखो उसकी पोजीशन कितनी बदल रही है। एक ऑर्बिट तो एक फिक्स रेडियस पे होता है ना, ऑर्बिट का तो एक फिक्स रेडियस था, पर्टिकुलर रेडियस था, लेकिन यहाँ पर देखो कभी ऊपर कभी नीचे कभी इधर कभी उधर ऐसे जा रहा है। इस वाले डायग्राम में देखो, इस वाले डायग्राम में देखो, दोनों में देख लो, भले तुम इसमें देख रहे हो चाहे इसमें देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन कभी भी, जैसे अगर मैं पर्टिकुलर ऑर्बिट बनाती तो मैं कुछ इस तरीके से बनाती। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर, तो यहाँ से मैं रेडियस भी इजीली कैलकुलेट कर सकती थी, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकती थी क्योंकि एनर्जी एन की वैल्यू पे डिपेंड करती है। ठीक है, एन की वैल्यू पे डिपेंड करती है ना। और यहाँ पे चलो एन का अपन मेजरमेंट ले भी नहीं, कुछ भी ना ले, तो रेडियस कैसे कैलकुलेट कर लिया? रेडियस कैसे कैलकुलेट कर लिया? कोई फिक्स्ड पाथ तो नहीं है ना। फिक्स पाथ कहाँ है? फिक्स पाथ तो नहीं है, क्योंकि फिक्स पाथ तो कुछ इस तरीके से बनना चाहिए, ऐसा ऐसा। ये कोई फिक्स पाथ नहीं हुआ, ये कोई फिक्स पाथ थोड़ी है। तुम यहाँ पे देख रहे हो जब इलेक्ट्रॉन देखो किस तरीके से मूव कर रहा है, उसका कोई फिक्स ऑर्बिट नहीं है, वो इस तरह वेव फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है। देखो ऊपर क्रैस्ट स्ट्रप्स, ऊपर नीचे इस तरीके से बनता जा रहा है। ठीक है, उसी तरीके से बेसिकली अगर इस डायग्राम को और अच्छे से समझना है ना, तो इलेक्ट्रॉन देखो कुछ इस तरीके से मूव करता है। ये देखो वेव्स बन रही है, जैसे पॉन्ड के अंदर जब अपन किसी भी वाटर टम्बलर के अंदर जब अपन स्टोन डालते हैं तो जिस तरीके से वेव्स बनती हैं, और इलेक्ट्रॉन का वेव कैरेक्टर है, पार्टिकल कैरेक्टर भी है अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली। तो देखो यहाँ पे किस तरीके से वेव्स बनती जा रही हैं, एक जगह ठहर ही नहीं रही है, ऐसा लग रहा है कंटिन्यूस मोशन हो रहा है। तो इस तरीके से हम उसका रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे बोहर ने किया, कर सकते हैं क्या? चलो एनर्जी वेलोसिटी कैलकुलेट कर भी लो, रेडियस कैसे कैलकुलेट कर दिया? यहाँ पे तो कोई फिक्स डिफाइंड पाथ है ही नहीं, कंटिन्यूस मूवमेंट हो रही है ना, कंटिन्यूस मूवमेंट हो रही है। तो बस यहाँ पर ये एक क्वेश्चन जो था ना, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी लेके आ रहा था दिमाग में, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी लेके आया। लेकिन इस क्यूरियोसिटी को दूर करेगा कौन? दूर करेगा श्रोडिंगर इक्वेशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्वांटम मैकेनिक्स, ये सब चीज़ें वहाँ पे जाके और क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे ये क्वेश्चन उठाना ज़रूरी था क्योंकि देखो अपन इन दोनों को रिलेट कर पा रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन उठाया। ठीक है, लेकिन इसका आंसर हमें हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल में और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और क्वांटम मैकेनिक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब अपन को क्या करना है कि जो भी हमने पढ़ा है उसे अप्लाई करना है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आने का मतलब क्या होता है कि हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले थोड़ा फॉर्मूलाज देख लेते हैं। देखो अपन ने कौन से फॉर्मूलाज देखे हैं, और मैंने कुछ और भी बताऊंगी, कुछ और भी फॉर्मूलाज बताऊंगी जो तुम्हें डायरेक्टली फटाफट क्वेश्चन करने में मदद करेंगे। सबसे पहला तो अपन ने देखा लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। ठीक है, फिर अपन ने देखा लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, मोमेंटम के बराबर भी होता है। इसके अलावा अपन और क्या देख सकते हैं? इसके अलावा जो फॉर्मूलाज तुम्हें आने चाहिए, इसके अलावा जो तुम्हें डायरेक्टली क्वेश्चन करने में मदद करेंगे वो ये होंगे कि अगर तुम्हें कभी कोई पोटेंशियल दे दे, वी पोटेंशियल अप्लाई कर दिया हो, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के आसपास कोई वी पोटेंशियल अप्लाई कर दिया हो, और तुम्हें कोई बोले कि वेलोसिटी निकालनी है, तो तुम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, 2ev अपॉन m। ठीक है, यहाँ मैस, m इज़ द मास, v इज़ द पोटेंशियल, e इज़ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और v इज़ द वेलोसिटी। एक ये है, और एक और है जिससे तुम वेवलेंथ निकाल सकते हो। वेवलेंथ निकालने का एक और फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल्स टू h, और उसको भी पोटेंशियल के साथ ही रिलेट किया है बेसिकली, 2mev। ठीक है, v इज़ द पोटेंशियल, e इज़ द चार्ज, m इज़ द मास और
दिस इज़ वेवलेंथ और दिस इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, तो इस तरीके से अगर पोटेंशियल दिया जाए तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों निकल सकती हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन के केस में बात करूँ कि तुम्हें इलेक्ट्रॉन के अंदर अगर पोटेंशियल दे रखा है, इलेक्ट्रॉन की बात की गई है और पोटेंशियल दे रखा है और वेवलेंथ निकालनी है, तो उसके लिए ये एक फॉर्मूला और देख सकते हो, 1 पॉइंट लैम्डा इज इक्वल टू 1.226 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन अंडर रूट ऑफ v इन मीटर्स। इस तरीके से तुम ये देख सकते हो। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 के 5 फॉर्मूलाज जो हैं वो अपन को काम आएंगे ड्यूरिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलो अब अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या बोल रहा है, देखो। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन मूविंग with a mass of 9.1 into 10⁻31 kgs with a velocity of 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ओके, हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है ना। मास हमको दे रखा है 9.1 इंटू 10⁻31 kgs, वेलोसिटी भी दे रखी है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड दे रखी है। ठीक है, और वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, तो बहुत है, इजी है। लैम्डा इज इक्वल टू h/mv करना है। h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू लर्न कर लेना, नहीं दी जाती है, ऑलमोस्ट नहीं दी जाती है, तुम्हें लर्न करना पड़ेगा। भरोसे में मत रहना कि तुम्हें एग्जामिनर देगा। तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 होता है। यूनिट क्या होती है, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ओके, हमें क्या करना है, ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देना है। कर देते हैं। मास की जगह 9.1 इंटू 10⁻31, वेलोसिटी की जगह 10⁻3। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -34 हो जाएगा, -31 है ना, -31 का +3 क्या हो जाएगा, इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो सबट्रैक्ट हो जाएगा ओवरऑल। फिर इसके पहले क्या करना, पावर्स को सॉल्व कर लेना, इन पावर्स को सॉल्व कर लेना। पावर्स को सॉल्व करोगे तो और इसका पूरा डिवीजन करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 7.25 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स में आंसर आएगा। साथ ही साथ यूनिट भी लिखना, इट विल गेट कैंसिल, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ मीटर्स बचेगा क्योंकि अपन वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे। केजी वगैरह कुछ नहीं रहने वाला। इसमें भी केजी है और इधर भी केजी है, केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, इधर भी सेकंड इनवर्स है और नीचे भी सेकंड इनवर्स है, वो भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ मीटर। मीटर से मीटर, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, यहाँ मीटर है, ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 मीटर बचेगा जो यहाँ पे अपने लिखा है। पूरा सॉल्व करना है, बेसिक कैलकुलेशन है, पावर सॉल्व करनी है पहले और फिर डिवीजन करना है, सिंपली अपना ये आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़, ठीक है, मास गिवन है, मास गिवन है, काइनेटिक एनर्जी भी दे रखी है 3.0 इंटू 10⁻⁻25 जूल्स। कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv होता है। ठीक है, मास दे रखा है। ठीक है, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, h हमें पता है, मास जो है वो दे रखा है, मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, अदरवाइज़ मैं वेवलेंथ कैसे निकालूंगी। तो वेलोसिटी को निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, उसको यूज़ कर लेते हैं, हाफ mv स्क्वायर करेंगे। काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3.0 इंटू 10⁻⁻25 दे रहा है, हाफ इंटू मास कितना दे रखा है 9.1 इंटू 10⁻31 और इधर कर देना v स्क्वायर। ठीक है, इसको v स्क्वायर कर देना। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो जो v होगा वो तुम्हारा निकल के आएगा 812 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये वेलोसिटी है ना। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो 812 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसको हमें क्या करना है, इसमें पुट कर देना है। h की वैल्यू हमें पता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 होती है। मास हमको दे रखा है और वेलोसिटी हमने यहाँ पर निकाल ली है। ठीक है, चलो, तो इससे अगर जब इसको यहाँ पुट करोगे तो वेवलेंथ तुम्हारा कितना आ जाएगा, जिसको अपन -10 हटा दोगे तो फिर पॉइंट लगा के नैनोमीटर्स भी आ सकता है, क्योंकि वो -12 होता है। ठीक है, -9 होता है, सॉरी, 8967 पॉइंट। ठीक है, नैनोमीटर आ जाएगा इस तरीके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है, 2 पार्टिकल्स ए एंड बी आर इन मोशन। ठीक है, दोनों ही मूव कर रहे हैं। अगर वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पार्टिकल ए के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है वो ये है। कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल बी इफ इट्स मोमेंटम इज हाफ ऑफ ए। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/pa होता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/, दो पार्टिकल्स हैं, ये ए के लिए है और ये बी के लिए है, ये हो जाएगा pb। ठीक है, 2 मान लिया, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम की बात हो रही है तो mv लेने का कोई नीड नहीं है। सही है, अब अपन क्या कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो ए का मोमेंटम है विद द पार्टिकल बी इफ इट्स मोमेंटम इज हाँ बी का जो मोमेंटम है वो ए के आधा है। मोमेंटम ऑफ बी दैट इज पी ऑफ बी इज़ हाफ ऑफ पी ए, यही तो वो बोल रहा है। तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी इज इक्वल टू, देखो h से h तो कैंसिल हो जाएगा, फिर भी लिख लेते हैं, लैम्डा एस इज इक्वल टू h/pa डिवाइडेड बाय h/pb।
देखो एच से एच कैंसिल हो गया, तो लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी इज इक्वल्स टू पी बी अपॉन पी ए। अब पी बी किसके बराबर है, हाफ ऑफ पी ए के बराबर है। तो देखो यहाँ पर अब मैं डायरेक्टली ऐसे लिख देती हूँ 1/2 पी ए, और इधर भी आ जाएगा पी ए, पी ए से पी ए कैंसिल, तो 1/2 आया। तो लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी इज इक्वल्स टू 1/2। ओके, नाउ लैम्डा ए इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई अगर अपन करते हैं यहाँ पर, तो लैम्डा ए नहीं, लैम्डा बी विल बी ट्वाइस ऑफ लैम्डा ए, यही बोल रहा है। और हमें यहाँ पर शायद ए की वेवलेंथ दे रखी है, हाँ 5 × 10⁻⁸ मीटर्स। तो बस यहाँ पर लिख दो लैम्डा बी इज इक्वल्स टू 2 × 5 × 10⁻⁸ मीटर्स। तो इट विल कम आउट टू बी 10 × 10⁻⁸ मीटर्स आ जाएगा। यहाँ पे 10⁻⁻7 मीटर्स भी कर सकते हो, क्योंकि ये 1 है ना, ऐड होकर -7 आ सकता है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इस तरीके से हमने जो है कुछ एप्लीकेशन पार्ट भी जो है डी ब्रॉगली इक्वेशन का देख लिया, और इसको बहुत अच्छे से कंसेप्चुअली समझने की कोशिश भी कर दी है। ठीक है, आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और नहीं समझ में आई हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, और जो भी चीज़ें समझ में नहीं आई हो इसमें, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।